जब वो सुबह 5 बजे उठे तो दोनों को चाय का एक एक प्याला दिया गया। उनसे आखिरी बार पूछा गया कि क्या वे मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। दोनों ने इससे इनकार कर दिया। दोनों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थीं और उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया जहां फांसी का फंदा लगा हुआ था। रंगा खुश था मगर बिल्ला का बुरा हाल था। जब फांसी चढ़ाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उन्हें उतारा गया तो बिल्ला मर चुका था, किंतु रंगा की सांसें अब भी चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, बात किसी आपराधिक मामले की हो या किसी खुरापात की तो लोग अक्सर ये तो कह ही देते हैं कि वे दोनों तो अपने आप में ही रंगा बिल्ला हैं। किसी भी कांड के जिक्र में अगर दो लोग शामिल हों तो लोग उन पर रंगा बिल्ला वाली कहावत दोहरा ही देते हैं। अब आप यही देख लो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप को घाटा हो रहा है और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी वजह से SBI और LIC को भी घाटा उठाना पड़ सकता है। तो सीधे तौर पर लोग इसका जिम्मेदार अडानी और उनके तथाकथित मित्र को मान रहे हैं। अब आप मित्र को तो जानते ही होंगे क्योंकि शायद उन्हीं की कृपा से वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस व्यक्ति बन पाए। हाँ, हालांकि अभी वो 11वें नंबर पर लुढ़क गए हैं और किसी ने तो इन दोनों को रंगा बिल्ला तक की उपाधि दे डाली है। हालांकि इस प्रकार की ट्रोलिंग को मैं उचित नहीं समझता हूँ। चलिए, अब बात वहीं घूम फिर के फिर आ जाती है कि आखिर रंगा बिल्ला थे कौन, जिनकी संज्ञा लोग आम से लेकर खास लोगों तक को दे देते हैं या खास क्रिमिनल्स को दे देते हैं। आखिर 80 के दशक में रंगा और बिल्ला ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। यही नहीं, इनके चलते तब के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने पत्थर मारकर लहूलुहान भी कर दिया था एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफा तक की मांग हो गई थी। तो दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज इस एपिसोड के माध्यम से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सर, बात है 1975 की। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा ट्रक चलाया करता था। फिर कुछ साल तक ट्रक चलाने के बाद उसका मन भर गया तो वो मुंबई आ गया और टैक्सी चलाने लगा। रंगा फिल्मों का बड़ा शौकीन था भाई, और फिल्में देखकर उसके मन में क्राइम करने की लालसा भी उत्पन्न होने लगती थी। उस वक्त मुंबई के डॉन भी काफ़ी चर्चा में रहा करते थे। तो इन सब से प्रेरित होकर बिल्ला ने डॉन यानी कि शॉर्टकट में रईस बनने के चक्कर में क्राइम करना शुरू कर दिया। अब उसका मन टैक्सी चलाने में बिल्कुल नहीं लगता था। उसका एक मित्र भी था, श्याम सिंह। वो उससे एक शख्स की बड़ी तारीफ किया करता था कि जसवीर ऐसा है, जसवीर वैसा है, उसने 2 विदेशियों की हत्या कर दी है और उनसे बहुत सारा माल लूट लिया है, बहुत पैसा भी कमाता है जसवीर। तो रंगा ने कहा कि मिलवाओ भाई उससे हमें भी। तब जाकर श्याम सिंह ने कुलजीत उर्फ रंगा का मिलन जसवीर उर्फ बिल्ला से करवाया। दोस्तों, अब बन गई रंगा और बिल्ला की असली जोड़ी और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की असली कहानी। दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली में टैक्सी चलाने के साथ साथ छोटे मोटे क्राइम जैसे लूटपाट, छीन झपट जो भी करते हैं, चोरी चकारी करने लगे। कभी कभी अपहरण भी कर लिया करते थे। साल 1978 में 2 किशोर 16 साल की गीता चोपड़ा और उनके भाई 14 साल के संजय चोपड़ा एक कार में लिफ्ट लेकर ऑल इंडिया रेडियो की तरफ जाते हैं। यहाँ युवावाणी कार्यक्रम में उनका एक शो भी था। दुर्भाग्य से उन्हें लिफ्ट 2 गुंडों ने दी जो मुंबई से दिल्ली आ गए थे। वो छोटे मोटे अपराधी थे। उनकी योजना थी कि वो किसी का अपहरण कर उसके घर वालों से फिरौती वसूल करेंगे। उन्होंने इन बच्चों को ये सोचकर किडनैप किया कि उनके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ये पूरा मामला पहले रेप और फिर हत्या में बना। आकाशवाणी में शो करने जा रहे ये दोनों बच्चे 2 किशोर बच्चों की हत्या और लड़की गीता चोपड़ा के साथ बलात्कार ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे के 30 सितंबर 1978 के अंक में दिलीप बॉब ने लिखा है कि गीता और संजय चोपड़ा के पिता कैप्टन MM चोपड़ा ने बताया कि उनको ये दोनों बच्चे धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर से शनिवार शाम 6:15 बजे निकले थे। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और उन्हें उस शाम संसद मार्ग स्थित
आकाशवाणी स्टूडियो में युवावाणी के इन द ग्रूव कार्यक्रम में भाग लेना था। जब वो बच्चे उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू हुई। काफ़ी तलाश के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो अचानक एक प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने पुलिस को बताया कि करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार टैक्सी मेरे स्कूटर के बगल से निकली थी। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ कार के नज़दीक ले गया। आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की थी। लाल बत्ती के पास जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? लड़के ने शीशे से अपना मुंह सटाकर अपनी टी-शर्ट की तरफ इशारा किया जो खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर लगातार वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जंप कर आगे निकल गई। लड़के की शक्ल विदेशी जैसी थी और मस्टर्ड रंग की कार का नंबर था HRK 8930 HRK 8930। रंगा और बिल्ला इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ रिज इलाके में ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और फिर गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने इकबालिया बयान में कहा भी था कि मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया और मैं थोड़ा आगे चलने लगा। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। बोट क्लब पर जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। जब उस समय के विदेश मंत्री अटल जी उनसे बात करने वहां पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर वाजपेयी जी के सिर में लगा और उनके सिर से खून बहने लगा। जब मामला ज़्यादा गरमाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शोक प्रकट करने कैप्टन चोपड़ा के घर गए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री इस तरह किसी अपराध के शिकार परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने गए हों। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ हुआ कि गीता चोपड़ा के शरीर पर 5 घाव थे। संजय के शरीर पर कुल 21 घाव थे। गीता की पैंट की जेब में उसका आइडेंटिटी कार्ड सही सलामत था। उनके पास से एक बटुआ भी बरामद हुआ जिसमें 17 रुपये रखे हुए थे। वारदात के बाद बिल्ला और रंगा डर गए थे और इधर उधर भागने लगे। दिल्ली से भागकर मुंबई पहुंच गए और फिर वहां से आगरा। ये उनका दुर्भाग्य था कि आगरा से फिर से दिल्ली आते हुए वो कालका मेल में गलती से ऐसी ट्रेन की बोगी में चढ़े जिसमें सेना के जवान सवार थे। उनसे उनका झगड़ा हुआ और उन्होंने इनसे इनका पहचान पत्र मांगा। रंगा ने बिल्ला से कहा कि उन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दो। तभी सैनिकों को अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने इन्हें वहीं बांध लिया और जब दिल्ली स्टेशन आया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्ला और रंगा को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनकी दया की याचिका को भी अस्वीकार कर दिया। फांसी से 1 हफ्ते पहले इन्हें जेल नंबर 3 की फांसी कोठरी में ले जाया गया। वहां इन्हें पूरी तरह से एकांतवास में रखा गया और वो 24 घंटे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवानों की निगरानी में रहे। दोनों को फांसी देने के लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया। ये दोनों लोग, कालू और फकीरा, लीजेंडरी जल्लाद थे। एक प्रथा सी बन गई थी कि फांसी से पहले उनको ओल्ड मंक यानी कि शराब पीने के लिए दी गई थी, क्योंकि माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जल्लाद ही क्यों न हो, अपने होश और हवास में किसी की जान नहीं ले सकता। जेल मैनुअल में किसी की जान लेने के लिए जल्लाद को सिर्फ 150 रुपये देने का जिक्र है, जो कि बहुत कम थे। ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता के अनुसार रंगा बहुत जॉली किस्म का इंसान था। उसका कद था करीब 5 फीट 10 इंच। वो हमेशा खुश रहता था। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे फांसी होनी है।
उन दिनों बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी रंगा खुश। वो कहा करता था कि उस फिल्म का डायलॉग उसने ही बोला है। बिल्ला पेशे से टैक्सी चलाता था, उसका कद था करीब 5.5 फीट। वो हमेशा सीरियस रहता था और रोता रहता था कि रंगा ने मुझे फंसवा दिया, जबकि रंगा कहता था कि बिल्ला ने उसे फंसवा दिया। उनकी हमेशा आपस में ही तकरार होती रहती। फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा प्रकट की। उनमें से एक थे उस समय नेशनल हेराल्ड में काम करने वाले प्रकाश पात्रा। प्रकाश पात्रा ने बताया कि रंगा ने तो हमसे मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन बिल्ला हमसे करीब 20 मिनट तक मिला। जब वो हमसे बातें कर रहा था तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आखिर तक कहता रहा कि रब जानता है कि उसने ये अपराध नहीं किया है और उसे फंसाया गया है, लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है। फांसी की रात रंगा ने अपना खाना खाया और सामान्य ढंग से सोया। बिल्ला ने न तो खाना खाया और न ही वो 1 मिनट के लिए भी सोया। वो पूरी रात अपनी कोठरी के चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया। इन्हें 5 बजे जगाकर कहा गया कि नहा लो। रंगा तो नहाया था, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया था। फांसी से पहले दोनों के चेहरे काले कपड़े की एक तरह की थैली से ढके गए ताकि वो देख न सकें कि बाहर क्या हो रहा है। फांसी के समय बिल्ला सिसक रहा था, जबकि रंगा आखिर तक बहुत जोश में था। फांसी से पहले उसने जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। फांसी से कुछ सेकंड पहले दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए थे। लगा जैसे डर से उनका चेहरा काला पड़ गया हो। निर्धारित समय पर जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हिलाया और कालू ने फकीरा की मदद से लीवर खींच दिया। बाद में कई सालों तक शुक्ला अपने दोस्तों को वो लाल रुमाल दिखाते रहे, जिससे उन्होंने बिल्ला और रंगा को फांसी दिए जाने का आदेश दिया था। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने इनकी जांच की तो बिल्ला तो मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी तक चल रही थी। फांसी के प्रत्यक्षदर्शी सुनील गुप्ता बताते हैं, ये निर्भर करता है अपराधी के वजन पर। हमें बताया गया कि चूंकि वो लंबा था और उसने फांसी के समय अपनी सांस रोक ली, इसलिए उसकी जान तुरंत नहीं निकली। तब जेल के एक कर्मचारी को कुएं में उतारा गया। उसने रंगा के पैर खींचे, तब जाकर उसके प्राण पखेरु उड़े। ये तो भला हुआ कि उस समय तक फांसी के बाद पोस्टमार्टम का प्रचलन नहीं था, वरना ये खबर बाहर आ जाती कि रंगा को बाहरी मदद से मारा गया था। 32 साल बाद शत्रुघ्न चौहान के फैसले के बाद फांसी दिए गए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करना आवश्यक हो गया है। फांसी के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि लीवर इतनी जोर से खींचा गया कि शरीर के 2 टुकड़े हो गए और गर्दन ऊपर रह गई और नीचे का शरीर टूटकर कुएं में गिर गया। फांसी के बाद अक्सर व्यक्ति का चेहरा विवश हो जाता है, कभी कभी उसकी जीभ और आंखें भी बाहर निकल आती हैं। जेल की भाषा में इसे गर्दन का लंबा होना कहा जाता है। बहरहाल ना तो उस समय किसी बाहरी व्यक्ति को इसका पता चला और ना ही किसी ने इसकी फिक्र की। बिल्ला और रंगा किसी के भी रिश्तेदारों ने उनके शवों को स्वीकार नहीं किया और जेल की तरफ से ही उनकी अंत्येष्टि की गई। तो दोस्तों, ये थी रंगा बिल्ला के भयंकर अपराध की दास्तान। उम्मीद है मैं सही ढंग से प्रस्तुत कर पाया हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया। चलिए ठीक है सर, जल्दी ही मिलते हैं किसी और दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।